आज हम इस टॉपिक पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रादेशिक नियोजन एंड प्लानिंग से रिलेटेड कि प्रादेशिक नियोजन के अप्रोच क्या है और इसके टाइप्स क्या है। यानी प्रादेशिक नियोजन के उपागम, प्रक्रिया एवं प्रकार, अप्रोच, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। प्रादेशिक नियोजन के उपागम। प्रादेशिक नियोजन के उपागम में सबसे पहले अप्रोच ऑफ रीजनल प्लानिंग, जिसमें हम स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अविकसित या समस्याग्रस्त क्षेत्र के विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन एक अत्यंत कारगर उपाय है। प्रादेशिक नियोजन क्या है कि स्थानीय या किसी भी प्रदेश के लिए अविकसित या समस्याग्रस्त क्षेत्र जो अविकसित है और किसी समस्या से ग्रस्त है, उसके विकास के लिए जो एक नियोजन या कारगर उपाय है वही है प्रादेशिक नियोजन। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि कतिपय विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से ही होने लगा था, किंतु इसका वास्तविक प्रचलन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हो। जितने भी आप विकसित देश देखते हैं, चाहे वो यूएसए हो या ब्रिटेन हो या रूस हो या नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कोई भी हो, इसका जो है प्रादेशिक नियोजन का प्रारंभ जो है प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक प्रचलन जो है द्वितीय युद्ध के बाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। विभिन्न देशों द्वारा प्रादेशिक नियोजन का क्रियान्वयन स्थानीय उद्देश्य तथा नीतियों के अनुसार विभिन्न विभिन्न रूपों में किया जाता है। विभिन्न देशों में प्रादेशिक नियोजन का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है? स्थानीय उद्देश्य या नीतियों के अनुसार विभिन्न विभिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में किया जाता है। इस प्रकार नियोजन का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय विकास तथा विधि तंत्र यानी मेथडोलॉजी के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के प्रमुख उपागम है, यानी इसका निम्नलिखित अप्रोच है। सबसे पहले क्या है? नदी बेसिन उपागम। क्या है? नदी बेसिन उपागम। ठीक है। उसके बाद नदी बेसिन उपागम के बाद है महानगरीय नियोजन उपागम। क्या है? महानगरीय नियोजन उपागम। उसके बाद है नगर या ग्राम नियोजन उपागम। नगर या ग्राम नियोजन उपागम। उसके बाद है क्षेत्रीय विकास उपागम। उसके बाद है समन्वित क्षेत्र विकास उपागम, कृषि नगरीय विकास उपागम, कृषि जलवायवीय प्रादेशिक नियोजन उपागम, समस्या मूलक उपागम, पारिस्थितिकी उपागम इत्यादि। और अंत में है 9वें नंबर पे पारिस्थितिक उपागम। अब हम बात करते हैं नदी बेसिन उपागम के बारे में। प्रादेशिक नियोजन के उपागम के अनुसार प्राथमिक नियोजन की इकाई के रूप में किसी विशाल नदी बेसिन का चयन किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन में क्या किया जाता है? किसी भी एक बड़ी नदी जो होती है उसका चयन किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संपूर्ण क्षेत्र में जितने पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उसका भली भांति उपयोग हो सके, वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो उन्नत बनाना होता है। इसका मुख्य मकसद क्या होता है? वहाँ के जीवन स्तर को सुधारना और सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना। नदी बेसिन उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1933 में टेनेसी नदी घाटी प्राधिकरण के रूप में किया था। ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसके अंतर्गत टेनेसी नदी पर एक बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र लगाए गए, जिससे प्रभुत मात्रा में बिजली उत्पन्न की जाने लगी। स्थानीय जल विद्युत के प्रयोग से कृषि, उद्योग तथा नगरीय विकास किया जाने लगा। कृषि तथा पशुपालन को नगरीय तथा औद्योगिक विकास के लिए विकसित किया गया। अन्य की क्या है कि वो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई सबसे पहले टेनेसी नदी पे यूएसए में, और उसके बाद वहाँ पे जो जल विद्युत उत्पादन करने लगे वहाँ पे बांध बनाकर, और स्थानीय जल विद्युत के प्रयोग से वहाँ पे कृषि, उद्योग, नगर क्षेत्रों का विकास हुआ। कृषि तथा पशुपालन को नगरीय तथा औद्योगिक विकास के लिए विकसित किया गया। संपूर्ण नदी घाटी में कृषि के साथ साथ औद्योगिक तथा नगरीय केंद्रों का पर्याप्त विकास संभव हुआ और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर का उल्लेखनीय उत्थान हो गया। मतलब स्थानीय निवासी जो था उसका जीवन स्तर भी बहुत ऊपर उठा। इस परियोजना के क्रियान्वयन में टेनेसी नदी घाटी एक विकसित आर्थिक प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो गई। टेनेसी नदी घाटी किसके रूप में प्रदर्शित हो गई? एक विकसित नदी घाटी के रूप में। इस परियोजना को देखते हुए इसे एकत्रित प्रादेशिक नियोजन को उत्कृष्ट नमूना मॉडल माना जाता है। जो ये परियोजना था, जो टेनेसी नदी घाटी पर एक जो बांध बनाया गया था, ये इतना सफल हुआ इसलिए इसे एक एकत्रित प्रादेशिक नियोजन का उत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना की सफलता से प्रभावित होकर विश्व के कई देशों ने इसे
बहुउद्देश्य परियोजना लागू किया, मतलब इस प्रकार का बहुत सारा योजना लागू किया। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में भारत की जो सरकार थी वो टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार मानते हुए दामोदर घाटी मंडल गठित किया गया, जिसके अधीन दामोदर नदी घाटी पर परियोजना का कार्य किया गया। यह भारत का सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना था, जिसका मुख्य 3 उद्देश्य था। सबसे पहले बाढ़ को नियंत्रित करना, जो ये बाढ़ झारखंड में नदी था दामोदर नदी, वो जब भारत झारखंड के लिए तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो बंगाल में प्रवेश करती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा बाढ़ ले आती थी। तो इसका मुख्य मकसद था कि वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण करना, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान भी होता था। दूसरा इसका मेन मकसद था कि यहाँ पे झारखंड में पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों के कारण यहाँ पे सिंचाई में बहुत ज़्यादा कृषि में असुविधा होती है, जिसलिए इस बांध को बनाने का मुख्य मकसद ये भी था कि सिंचाई के साधनों का विकास करना, नहरों को बनाना। ठीक है। उसके तीसरा स्थानीय संसाधनों पर आधारित जल विद्युत तथा अन्य प्रकार की विद्युत का उत्पादन करना, कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित जो भी है यहाँ का, जब मेरे पास बांध है तो हम क्यों ना जल विद्युत का भी निर्माण करें, और जल विद्युत के अलावा और भी कई तरह के विद्युत होते हैं उसका भी निर्माण करना। ठीक है, उत्पादन करना। दूसरा महानगरीय नियोजन उपागम यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अप्रोच। ठीक है, इस उपागम के अंतर्गत केंद्रीय नगर और उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र होता है वहाँ का प्रादेशिक नियोजन की क्षेत्र की इकाई माना जाता है। प्रादेशिक नियोजन का क्षेत्रीय इकाई किसे माना जाता है? महानगरीय का केंद्रीय नगर और उसका समीपवर्ती क्षेत्र को। ठीक है, किसी महानगर को अपने चारों ओर स्थित क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, कि उसका आसपास का जो क्षेत्र है महानगर से रिलेटेड होता है। वो महानगर की क्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र को नगरीय प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि नगर प्रदेश, अमलैंड आदि नामों से भी जाना जाता है। जो आसपास का जो क्षेत्र रहता है महानगर के किनारे किनारे उसे नगर प्रदेश या एमलैंड भी कहते हैं। नगर के चतुर्दिक और उसके संलग्न आंतरिक पट्टी को नगरीय उपांत यानी अर्बन फ्रिंज भी कहते हैं। नगर का जो चतुर्दिक और संलग्न आंतरिक पट्टी होता है उसे अर्बन फ्रिंज भी कहते हैं। नगरीय प्रभाव क्षेत्र से अर्थव्यवस्था प्रायः केंद्रीय नगर से नियंत्रित होती है। ऐसा माना जाता है कि नगर के विकास का उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पाया जाता है। अतः नगर के विकास के साथ साथ समीपवर्ती क्षेत्र का भी विकास होता है। महानगरीय नियोजन उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के कुछ महानगरों में किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि नगर का विकास के साथ साथ उसका आसपास का क्षेत्र का भी विकास होता है। महानगरीय नियोजन उपागम का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भी यूएसए और ब्रिटेन के कुछ महानगरों पर किया गया था। सर्वप्रथम लुईस वर्थ नामक अमेरिकी नगर नियोजक ने महानगरीय प्रदेश के नियोजन इकाई रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत महानगर और उसका समीपवर्ती जो क्षेत्र था महानगरीय प्रदेश या नगर प्रदेश को सम्मिलित करने का सुझाव दिया कि इसे अपने नगर में मिला के उससे नगर का विस्तार किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन तथा शिकागो नगरों में, ब्रिटेन में लंदन में बर्मिंघम तथा ग्लासगो महानगरों का नियोजन हेतु इस उपागम को क्रियान्वित किया गया। महानगरीय नियोजन के अंतर्गत जिन पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है, महानगरों के चारों ओर हरित पट्टी का निर्माण किया गया, ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया गया, जनसंख्या और उद्योग को भी केंद्रित करना और महानगरीय क्षेत्रों में नवीन आयोजित नगरों का विकास करना। कहने का मतलब इसके अंतर्गत 3 पक्षों को शामिल किया गया। सबसे पहले क्या था कि महानगरों के चारों ओर हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना, उसके अलावा जनसंख्या और उद्योग को विकेंद्रित करना और महानगरीय क्षेत्रों में नवीन नियोजित नगर का विकास करना। नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रोच। महानगरीय नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः महानगर की समस्याएं को ध्यान में दिया जाता है, जिससे समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ जो है ब्रिटेन में 1930 में हुआ था। इसके लिए स्थानीय नियोजन इकाई के रूप में नगर एवं ग्राम नियोजन का चयन किया जाने लगा। इससे पहले कि ब्रिटेन की सभी महानगरीय योजनाएं प्रादेशिक स्तर पर नगरीकरण के कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित होती, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता था। अतः महानगरीय नियोजन के समांतर ब्रिटेन में भूमि उपयोग नियोजन का आरंभ भी हुआ था।
हम पहले ही बताया कि महानगरीय नियोजन के अंतर्गत जो है मुख्य महानगर की जो समस्याएं होती है उसको ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि आसपास वाला जो समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है पिछड़े रह जाते हैं। नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास हेतु नगर और ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ जो है ब्रिटेन में 1930 में किया गया था। इसलिए स्थानीय नियोजन इकाई के रूप में नगर एवं ग्राम नियोजन का चयन किया जाने लगा। इससे पहले ब्रिटेन के सभी नगरीय योजनाओं प्रादेशिक स्तर पर नगरीकरण के कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित होती थी। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता था। जितना भी विकास होता था वो नगर में होता था, ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं होता था। अतः महानगरीय नियोजन के समांतर ब्रिटेन में भूमि उपयोग नियोजन का आरंभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, भूमि का उपयोग नियोजन आरंभ हुआ, यानी कि भूमि किस प्रकार उपयोग किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट बनाया, जिसके लिए नगर एवं ग्राम योजना संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसको छोटे से लेकर बड़े क्षेत्रों के नियोजन हेतु अधिकार प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि अधिक औद्योगिकृत देशों में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपेक्षाकृत कम अंतर पाया जाता है, किंतु नगरों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। अतः नियोजन प्रदेश केवल महानगरीय प्रदेश तथा प्रभाव क्षेत्र के रूप में ही विकसित हो पाता है, क्योंकि इनमें ग्रामीण क्षेत्र के नियोजन विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः पाश्चात्य विकसित देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ग्रामीण नियोजन का विकास नगर नियोजन के पृथक रूप में होने लगा। अब चौथा है क्षेत्रीय विकास उपागम। इस उपागम के अंतर्गत विश्व की योजनाएं स्थानिक समस्याओं तथा संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। उपागम के अंतर्गत जितना भी विकास का योजना बनाया जाता है वो स्थानीय समस्याओं और संसाधन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें समस्याग्रस्त क्षेत्र का चुनाव किया जाता है, इसमें उस क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जो समस्याग्रस्त हो, और मुख्यतः स्थानीय संसाधनों के विकास द्वारा उस समस्या के निवारण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यानी कि उस जो कार्यक्रम किया जाता है नियोजन का, प्रादेशिक नियोजन का, वो इसका मुख्य आधार जो रहता है वो रहता है समस्याग्रस्त क्षेत्र को बेहतर बनाना। ठीक है, स्थानीय संसाधनों के विकास द्वारा उस समस्या का निराकरण हेतु कार्यक्रम भी होता है। सामान्य नगर एवं ग्राम नियोजन तथा महानगरीय नियोजन के द्वारा उस क्षेत्र का नियोजित विकास से वंचित रह जाते हैं। मतलब कि सामान्य नगर जो रहते हैं या ग्राम नियोजन जो भी रहते हैं जो वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली समस्याग्रस्त क्षेत्र का इसका योजना बनाया जाता है, इसलिए अनेक क्षेत्र भी नियोजित विकास से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसा वंचित और उपेक्षित क्षेत्रों में विकास के लिए नवीन प्रकार की योजना बनाने का अनुभव किया जाने लगा कि एक ऐसा योजना बनाए कि सब में समान विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। पाश्चात्य विकसित देशों में क्षेत्र विकास उपागम में के क्रियान्वयन हेतु नियोजन तथा विकास की एजेंसियां बनाई गई, यानी ये एजेंसी बना देते हैं नियोजन के लिए और विकास के लिए, तो ये ठीक रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड आदि जैसे देशों में दिशा में अग्रणी रहे, मतलब कि ये कौन एजेंसी बना के इन लोग अग्रणी रहे थे। ब्रिटिश प्रादेशिक नियोजन संस्था ने पुराने औद्योगिक केंद्रों के चारों ओर अनेक विकास क्षेत्रों का निर्धारित किया। नीदरलैंड और जर्मनी में राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में अनेक चयनित क्षेत्रों को उद्दीपक क्षेत्र घोषित करके उनका विकास योजना बनाया। यानी कि नीदरलैंड और जर्मनी के राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, जो पिछड़े क्षेत्र है उसको चुना गया, उसे उद्दीपक क्षेत्र माना गया, यानी स्टिमुलेशन एरिया उसको घोषित किया गया और उसका विकास के लिए बहुत सारा योजना बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत में क्षेत्र विकास उपागम का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्र विकास, जनजातीय क्षेत्र विकास, सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास, मरुस्थलीय विकास, मलिन बस्ती विकास आदि के रूप में हो रहा है। क्षेत्र विकास कार्यक्रम को विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम से भी नाम जाना जाता है। जो क्षेत्रीय भारत के जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय विकास क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मलिन बस्ती जो भी है, इसका विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसको बोलते हैं विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या बोलते हैं, विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद है समन्वित क्षेत्र उपागम। ठीक है, इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच 5th नंबर पे आता है।
समन्वित क्षेत्र विकास एक सूक्ष्म स्तरीय नियोजन है यानी मैक्रो लेवल प्लानिंग है, जिसका उपयोग मुख्यतः ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। यह ग्रामीण नियोजन तंत्र आधारित उपागम है। यह एक विस्तृत संकल्पना है जो संपूर्ण ग्रामीण विकास से संबंधित है और इसमें विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों को समाहित किया जाता है। वास्तव में समन्वित क्षेत्र विकास ग्रामीण विकास हेतु एक बहुपक्षीय तथा बहुज्ञात्मक संकल्पना है, जिसमें बहुस्तरीय, बहुक्षेत्रीय तथा बहुवर्गीय विकास कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है। यहाँ का मूल आधार जो है वो कृषि होता है, अतः संपूर्ण विकास कार्यक्रम कृषि के विकास के चारों ओर घूमते हैं। जितना भी विकास होता है इसका मेन जो है कृषि होता है, और जितना भी विकास का कार्यक्रम होते हैं वो कृषि के चारों ओर घूमते हैं, कहने का मतलब है। यह संकल्पना भारत की प्रचलित ग्राम विकास योजना से भिन्न है। ये संकल्पना क्या है? भारत की जो ग्राम विकास योजना चलाया गया था प्रचलित, उससे ये अलग है। क्योंकि अन्य विकास योजनाओं में नगरीय विकास एवं मांग पर आधारित होती है। जितना भी विकास किया जाता है वो किस पे आधारित होता है? नगरीय मांग होता है, मांग पे आधारित होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समन्वित क्षेत्र का विकास मुख्यतः पिछड़े प्रदेशों के विकास से संबंधित था। समन्वित क्षेत्र का विकास किससे रिलेटेड था? पिछड़े वर्ग क्षेत्रों के विकास से संबंधित था। समन्वित क्षेत्र क्या है? समन्वित क्षेत्र यानी इंटीग्रेटेड एरिया शब्दावली स्थानिक स्थायित्व को प्रकट करती है, जिससे में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों विभिन्न संयोगों कॉम्बिनेशन के अंतर्गत यह आता है। अतः ग्रामीण और नगरीय विकास में किसी प्रकार का द्वैध समन्वित क्षेत्र विकास की संकल्पना के विपरीत होगा। अतः इसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का विकास समन्वित रूप से होना चाहिए। समन्वित क्षेत्र या ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है, श्रम प्रधान, रोजगार उत्पन्न करने वाले विकास कार्य, श्रम आधारित लघु उद्योग धंधों का विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास, संस्थागत और संगठनात्मक व्यवस्था, समुचित पदानुक्रम में विकास केंद्रों का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो इस प्रकार है। कृषि का विकास ग्रामीण विकास का आधार है। कृषि का विकास, अगर हम कृषि का विकास करते हैं तो पूरा ग्राम का विकास होता है, पूरे गांव का विकास होता है। कृषि के विकास के लिए द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। कृषि का विकास अगर चाहते हैं तो उसके लिए द्वितीय और तृतीय सेक्टर का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विनिर्माण अगर होगा कृषि में, उसके बाद फिर उद्योग धंधे लगेंगे, तभी इसका व्यापार होगा, तभी कृषि का विकास पॉसिबल है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु नगरों से ग्रामीण विकास को गति प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? लघु छोटे छोटे जो नगर रहता है उससे गांव का विकास होता है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के निर्माण कार्यान्वयन में स्थानीय जनता की भागीदारी आवश्यक होती है। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन तथा अधिक रोजगार का सृजन करना। छठा है कृषि नगरीय विकास उपागम यानी एग्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अप्रोच। जॉन फ्रीडमैन तथा माइक डगलस ने 1978 में अपने एग्रोपॉलिटन विकास उपागम को प्रस्तावित किया। इन्होंने एशियाई पिछड़े देशों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विकासशील देशों द्वारा त्वरित ग्रामीण विकास को प्रादेशिक राष्ट्रीय विकास हेतु नवीन राजनीति अपनाई जाए तो अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। कृषि नगरीय विकास उपागम में जो जॉन फ्रीडमैन थे और माइक डगलस जो है 1978 में अपने एग्रोपॉलिटन विकास उपागम को प्रस्तावित किए। उन्होंने एशिया के पिछले वर्ग का अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जितने भी विकासशील देश हैं उनमें ग्रामीण विकास को प्रादेशिक राष्ट्रीय विकास हेतु नवीन राजनीति अपनाई जाए तो अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी, यानी कि नया राजनीति अपनाया जाए तो कंफर्म है कि सफलता मिलेगी। इसके अनुसार यह उपागम ऐसे विकासशील या पिछड़े देशों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां नगरीकरण के अनुसार यह उपागम ऐसे नगरीकरण बहुत कम हुआ है, यानी कि ये जो उपागम है कृषि नगरीय विकास उपागम ये नगरीकरण में बहुत कम हुआ है और ग्रामीण घनत्व उच्च हो, ग्राम में लोग ज़्यादा रहते हों और नगर में कम हो, अधिवास प्रतिरूप ग्रामों और लघु नगरों के रूप में पाया जाता हो, यानी छोटा छोटा नगर हो, निर्भरता अतिव्यापी हो
और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा अति सीमित हो, भौतिक संसाधन बहुत ही कम हो। एग्रोपॉलिटन विकास की उपागम की सफलता के लिए एग्रांगित कदम उठाने होंगे, यानी इन कदम को उठा के आप इसको अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सर्वप्रथम ऐसे ग्रामीण जिले का चयन करना होगा जिसके भीतर कोई भी नगरीय इकाई विद्यमान हो, यानी कोई भी नगर हो, और इस ग्रामीण जनपद को कृषि नगर या एग्रोपोलिस कहा गया। ठीक है, इसको कृषि नगर बोला जाए या एग्रोपोलिस, कोई भी जनपद को या फिर कोई भी ग्रामीण जिले को। ग्रामीण क्षेत्र में नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जो जनसंख्या जा रही है उसका पलायन को रोकना पड़ेगा। नगरों में निवेश करने के स्थान पर ग्रामीण जिले में निवेश किया जाए। जो नगर में इन्वेस्ट करेंगे हम, उससे अच्छा ग्रामीण जिले में इन्वेस्ट करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हो जाएगा, उसमें आत्मनिर्भरता भी उत्पन्न होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक अंतःक्रिया के जाल का प्रसार बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न भागों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया को मजबूत करके एग्रोपॉलिटन जनपद के रूप को देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक अंतःक्रिया का जाल जो प्रसार आवश्यक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विभिन्न ग्रामों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया को मजबूत करके एग्रोपॉलिटन जनपद का रूप देना होगा। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की औसत आय के अंतर को कम करना पड़ेगा। कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र का जो औसत आय है उसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए कृषि तथा कृषि में संलग्न कुछ शक्ति श्रमिक व गैर कृषि कार्यों में लगाने का प्रयत्न करना होगा। यानी कृषि कार्यों में जो संलग्न कुछ श्रमिक है, उस शक्ति को गैर कृषि कार्यों में लगने का प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी सभी लोग मिलकर कृषि कार्य नहीं कर सकते, कम लोगों को करना पड़ेगा, तो इसका विकास अच्छे से हो पाएगा। एग्रोपॉलिटन जनपद एग्रोपॉलिटन जनपद के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि उत्पादन में सुधार, कृषि के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों में सुधार, ग्रामीण सेवाओं में विस्तार या कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। एग्रोपॉलिटन जनपद तथा महानगरों के मध्य अंतःक्रियाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भौतिक संचार माध्यमों में विस्तार करना आवश्यक है। विकास के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक एग्रोपॉलिटन जनपद में निवेश की धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय बचत को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रीडमैन के अनुसार एग्रोपॉलिटन जनपद को किसी महानगर के चतुर्दिक भी बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास के लिए नगरीय निर्मित क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में विकसित करना तथा नगरीय कृषि को विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे जनपदों का विकास एकल, समन्वित तथा आत्मनियंत्रण इकाई के रूप में विकसित करते हुए संपूर्ण क्षेत्र का असंतुलित विकास किया जा सकता है। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन उपागम। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का आरंभ जो है भारतीय योजना आयोग ने 1988 में आरंभ किया था। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का आरंभ कहाँ हुआ था? सबसे प्रथम में भारतीय योजना आयोग ने 1988 में किया था। समान कृषि जलवायु दशाओं के आधार पर 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया। इन प्रदेशों को कटिबंधों का सीमांकन संबंधित कटिबंधों में कृषि तथा समन्वित विकास योजना में व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के अनुसार प्रत्येक कृषि जलवायु प्रदेश में कृषि तथा अन्य संसाधनों के विकास और उसके समन्वित तथा सतपुष्णीय विकास पर बल दिया गया। प्रत्येक कृषि जलवायु कटिबंध में वहाँ की भौतिक दिशाओं, मिट्टी की उर्वरता एवं प्रकार तथा जलवायु दशाओं के अनुसार वहाँ की कृषि फसलों के साथ ही पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, फलों तथा फूलों की कृषि, रेशम कीड़ा पालन आदि कार्यों में स्थानिक समन्वय बनाए रखने का सुझाव दिया गया। उस उपागम का आरंभ कृषि के विकास में पाए जाने वाले प्रादेशिक असंतुलन का अनुपयुक्त क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए कृषि जलवायु कटिबंध के आधार पर कृषि नियोजन पर विचार किया गया। यह कार्य योजना कृषि जलवायु प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित है। इससे संसाधनों का दुरुपयोग, अनुपयोग तथा अति उपयोग को रोक करके उनके आवश्यक सदुपयोग पर ध्यान दिया जाता है। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन उपागम का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक कृषि जलवायु प्रदेश में प्रकृति तथा मानवीय क्षमताओं के अनुरूप कृषि
कृषि उत्पादों की मांग और पूर्ति में राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाए रखना, कृषि की आय में वृद्धि करना, भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वन आदि वैज्ञानिक प्रबंधन करना तथा उसे सतत उपलब्धता के लिए समुचित संरक्षण की नीति अपनाना आदि। अब 8वां नंबर और 9वां नंबर बस 2 वाक्य, समस्या मूलक उपागम और है पारिस्थितिकी उपागम। समस्या मूलक उपागम क्या है? समस्या मूलक उपागम प्रादेशिक नियोजन की इस उपागम के अनुसार ऐसी परियोजना के पहचान तथा क्रियान्वयन पर बल दिया जाता है जिनके द्वारा विद्यमान समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके तथा समस्या में कमी लाया जा सके। सर्वप्रथम किसी क्षेत्र की सामाजिक समस्या या समस्याओं की पहचान की जाती है तथा तदंतर स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए उनका समाधान ढूंढा जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त नीतियां का आयोजन का चयन किया जाता है और समस्या के निवारण के लिए उपयुक्त रणनीतियां बनाई जाती है। समस्याओं के समाधान हेतु समन्वयबद्ध लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। सामाजिक समस्या का संक्षेप में सामान्य उद्देश्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार समस्या मूलक उपागम प्रादेशिक नियोजन के परंपरागत उपागम के विपरीत कार्य करता है। परंपरागत उपागम में लक्ष्य तथा उद्देश्य नियोजन के आरंभिक चरण में आते हैं, जबकि समस्या मूलक उपागम में ये नियोजन अंतिम चरण के प्रतीक होते हैं। पारिस्थितिकी उपागम क्या है? पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत प्रादेशिक विकास हेतु इस प्रकार की रणनीति बनाई जाती है जिससे प्रदेश का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके किंतु पर्यावरणीय संतुलन को भी कायम रखा जा सके। इसके लिए इस प्रकार की योजना बनाई जाती है जिनसे क्रियान्वयन से प्राकृतिक पर्यावरण में छेड़छाड़ न्यूनतम हो तथा स्थानीय संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे उनकी अति प्रयोग या दुरुपयोग को रोका जा सके। उनका प्रयोग वर्तमान तक ही सीमित न रखकर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। इसलिए वर्तमान समय में सततपोषणी विकास को सर्वोत्तम माना गया है। सततपोषणी विकास टिकाऊ विकास का आशय ऐसे विकास से है जो मानव समाज की केवल तत्कालिक आवश्यकताओं को पूर्ति न करे। मतलब कहने का मतलब इससे मानव का जो आवश्यकता है तत्कालीन रूप से उसको पूर्ति न करे, बल्कि स्थिति तौर पर भविष्य के लिए विकास का आधार प्रस्तुत करें। वास्तव में सततपोषणीय विकास हेतु किए जाने वाले प्रयत्नों में गुणवत्ता के विस्तार पर अधिक बल देती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण की विधियों का प्रयोग अनिवार्य होता है। इससे पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने व रोकने में सहायता प्राप्त होती है।